नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रयागराज माघ मेले पर शंकराचार्य स्वामी अवैतश्वरानंद को पुलिस ने भारी भीड़ के कारण संगम जाने से रोक दिया है, जिस पर अब समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प का ये मामला सामने आ चुका है। पुलिस ने कुछ शिष्यों को हिरासत में लिया, पालकी को भी धक्का देने की कोशिश की गई। आपको बताते चले कि इस घटना के विरोध में शंकराचार्य ने स्नान करने से भी इनकार कर दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस का इस मुद्दे पर कहना था कि नो व्हीकल जोन और अत्यधिक भीड़ के कारण काफिले को रोका गया और पैदल जाने को भी कहा गया, लेकिन शिष्य नहीं माने, जिससे मौके पर तनाव बढ़ गया और स्वामी जी ने वहां से वापसी कर ली। के प्रति हमारी देखिए, आज जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंढरपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंढरपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूअसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आज माघ मेले में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित निकाय चुनावों में महायुति की ऐतिहासिक विजय पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों एवं देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ विजय उत्सव मनाया है। यह विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, संगठन की मजबूती, तो वहीं उन्हीं के साथ साथ जन कल्याणकारी नीतियों पर भी जनता के अटूट विश्वास का एक अहम प्रतीक है। जन समर्थन के इस उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक यहाँ पर गति भी मिलेगी। आपको बता दें, अपर्णा यादव ने जश्न मनाया, विजय उत्सव यहाँ पर मनाया गया। राष्ट्र निर्माण के संकल्प को गति प्राप्त होगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अपर्णा यादव ने किस तरह से यह विजय उत्सव मनाया है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प को गति देने की बात भी कही गई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ यहां पर जश्न मनाया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। असम की कनेक्टिविटी में सुधार लाने और क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से कालीबोर में शुरू किए गए विकास कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बीते 1 डेढ़ वर्षों से
बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। साथियों, इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। साथियों, इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज चौथे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी कांग्रेस कभी असम का काजीरंगा का भी भला नहीं कर सकती। साथियों,
काजीरंगा की सुंदरता के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था, आमार काजीरंगा धन्यो। प्रकृति दुनिया कुलात खेली, आमार मोर होल पुण्यो। इन शब्दों में काजीरंगा के प्रति प्रेम की भावना है, साथ ही इनमें असमिया लोगों के प्रकृति से स्नेह की अभिव्यक्ति भी है। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। साथियों, काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। और सिर्फ मोदी का नहीं, आपका भी दायित्व है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज असम की धरती से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इनका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। मैं इन प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काजीरंगा एक सींग वाले राइनो का घर है। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ता है, तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहां गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। एक सींग वाला राइनो हो, हाथी हो या बाघ, इनके पारंपरिक मूवमेंट रूट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन को तैयार किया गया है। साथियों, ये कॉरिडोर
ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और नई रेल सेवाओं से असम के लोगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में ही भारत सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ केयर रिसर्च अपस्केल और ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव के अंतर्गत यूपी इमरास का लोकार्पण और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी पुस्तक का विमोचन भी हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था। पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ
अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।